नमस्कार, गुड न्यूज के एक और खास एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। खास इन मायनों में है ये एपिसोड क्योंकि ये एपिसोड बेस्ड है उन अच्छी खबरों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में किया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, प्रकृति का अनोखा चमत्कार, हेलीवार बने विरासत के सच्चे प्रहरी। प्लास्टिक बना बदलाव की ईंट, ब्यावरा की महिलाओं ने रची नई मिसाल। पूर्णिमा देवी बर्मन की हरगिला आर्मी, पर्यावरण की बड़ी महत्वपूर्ण प्रहरी। हरगिला स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है प्रकृति से प्यार का पाठ। और शादी के तोहफों से बढ़कर बना सुरक्षा का उपहार। मेघालय की पहचान यहाँ के बादलों से है, उसके खूबसूरत नज़ारों से है। जो भी मेघालय जाता है वो वहाँ के लोगों के अपनेपन को लंबे समय तक भुला नहीं पाता, याद रखता है। लेकिन मेघालय की एक और खासियत है और वो है यहाँ के रूट ब्रिज। आपने लोहे के, कंक्रीट के, स्टील के पुल बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो कि सांस लेता हो? जी हाँ, यही हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। इसे इंसानों ने नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति की साझेदारी ने बनाया है। मेघालय, बादलों की धरती, झरनों, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह राज्य अपनी एक अनोखी धरोहर के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और वो है लिविंग रूट ब्रिज। ये कोई साधारण पुल नहीं है, बल्कि रबर की पेड़ों की जीवित जड़ों से तैयार किए गए ऐसे प्राकृतिक पुल हैं जिन्हें बनाने में कई दशक लग जाते हैं। स्थानीय समुदाय जड़ों को धीरे धीरे दिशा देते हैं, उन्हें नदी और नालों के ऊपर फैलाते हैं। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है और समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत पुल का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पुल समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। यही वजह है कि इन्हें प्रकृति और मानव की साझेदारी का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। आज मेघालय में ऐसे 120 से अधिक लिविंग रूट ब्रिज मौजूद हैं, जिनकी देखभाल स्थानीय समुदाय पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हर साल इन पुलों का निरीक्षण किया जाता है। आसपास नई पौध तैयार करने के लिए नर्सरियां विकसित की जाती हैं और संरक्षण का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। यही सामुदायिक प्रयास इन पुलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाए हुए है, भले ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हों। लेकिन इन जीवित पुलों की कहानी सिर्फ प्रकृति की नहीं बल्कि ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हें बचाने के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक नाम है हेलीवार। उन्होंने न केवल इन पुलों की पहचान और दस्तावेजीकरण का काम किया बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं को भी इनके संरक्षण से जोड़ा। हेलीवार ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि ये पुल केवल आने जाने का साधन नहीं बल्कि सदियों पुरानी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और प्रकृति के साथ सामंजस्य का जीवंत उदाहरण है। उनके प्रयासों से कई पुराने और उपेक्षित रूट ब्रिजों की मरम्मत हुई, नई जड़ों को प्रशिक्षित कर भविष्य के लिए नए पुल तैयार किए गए और इनके आसपास के जंगलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में हेलीवार जी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समुदायों के साथ मिलकर इन पुलों का सर्वेक्षण कराया, उनकी स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया और नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित की। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यटन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर कई जागरूकता अभियान चलाए। प्रकृति संरक्षण के प्रति इसी आजीवन समर्पण के लिए इस वर्ष उन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जिम्मेदारी मुझे अपने पिता और पूर्वजों से विरासत में मिली ताकि लोग नदी पार कर सकें और खेतों व आसपास के गांवों तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे लिए जीवित जड़ पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि समुदाय की जरूरत और प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बांस और लकड़ी समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं
लेकिन रबर के पेड़ों की जड़ें मजबूत और टिकाऊ पुल बनाती हैं। मेरे पिता और दादा ने सिखाया कि यह काम सिर्फ पुल बनाने का नहीं, बल्कि समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की इस अनोखी विरासत को संजोने का है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है, मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। अब इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ये लिविंग रूट ब्रिज सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ते, बल्कि इंसान, प्रकृति और भविष्य के बीच विश्वास का ऐसा पुल बनाते हैं जो हर गुजरते साल के साथ और मजबूत होता जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेघालय से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा गांव, हमारी सड़कें सुंदर दिखें, साफ सुथरी दिखें, लेकिन अक्सर इस सफाई की जिम्मेदारी हम किसी और पर ही छोड़ देते हैं। आपको हम एक अपवाद दिखाने जा रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ब्यावरा की कुछ महिलाओं से, जिन्होंने इसी सोच को बदलने का काम किया है। किस प्रकार से कचरे का उन्होंने समाधान ढूंढा है, प्लास्टिक से कैसे वो इको ब्रिक्स तैयार कर रही हैं, ईंटें तैयार कर रही हैं, कैसे देश की तरक्की में वो अपना योगदान दे रही हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में इन महिलाओं की सोच का, उनकी सफलता का जिक्र किया है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। राजगढ़ जिले का ब्यावरा, जहां प्लास्टिक कचरे के खिलाफ शुरू हुआ एक छोटा सा अभियान आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। यहां की महिलाओं और पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति ने तय किया कि शहर में फैले प्लास्टिक को अब यूं ही नहीं छोड़ना है। उन्होंने घर घर जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन और खाली प्लास्टिक बोतलों का संग्रह शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये प्रयास एक जन आंदोलन का रूप लेता गया। पॉलीथीन हजारों वर्षों तक ख़त्म नहीं होती है, धरती पे पड़ी रहती है। इसको हम जलाते हैं तो पॉल्यूशन पैदा होता है। तो इसके लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस पॉलीथीन को हम बोतल के अंदर भर के कहीं ना कहीं उपयोग करें। तो इसको अपन इस बोतल के अंदर भर के ये एक प्लास्टिक की ईंट बन जाती है, इसको इको ब्रिक बोलते हैं। इसका फिर अपन विभिन्न प्रकार से कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। सब मिलके इस इको ब्रिक को बनाते हैं और लोग भी हमारा सहयोग करते हैं इस काम के लिए। संग्रहित प्लास्टिक को रिसाइकल कर इको ब्रिक्स तैयार की जाने लगी। इन इको ब्रिक्स का उपयोग पार्कों की बेंच, गार्डन फर्नीचर, ट्री गार्ड, डस्टबिन, सजावटी संरचनाएं और आई लव ब्यावरा जैसे सेल्फी पॉइंट बनाने में किया जा रहा है। यानी जो प्लास्टिक कभी शहर को गंदा करता था, अब वही अब शहर की सुंदरता बढ़ाने का माध्यम बन चुका है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। गृहिणियां अपने घरों में प्लास्टिक अलग जमा कर रही हैं। व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक संस्था को सौंप रहे हैं और युवा रोजाना स्वेच्छा से इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। नगर में प्लास्टिक बैंक और बोतल बैंक स्थापित किए गए हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। आज करीब 40 से 50 युवा और महिलाएं प्रतिदिन इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अनिल जी कुशवाहा को मैंने ये इसमें काम करते हुए देखा, जैसे कि रोड पे से पॉलीथीन वगैरह बीनते और ये बोतल में डालते, तो मुझे भी अच्छा लगा। जैसे कि मेरे घर में पॉलीथीन आती है तो डस्टबिन में जाती है, वो कोई काम में भी नहीं आती है। तो मैंने भैया को कॉल करके बोला कि आप हमारे घर से भी ले जाना, तो वो लेके भी जाते हैं और मोहल्ले में भी बोला कि आप भी ले जाना। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भाई साहब, तरुण जी भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, इन लोगों ने पॉलीथीन का जो काम किया है बहुत अच्छा है। हम लोग भी इसमें इनका सहयोग करते हैं और अपने आस पड़ोस से, अपने घर से जो भी कचरा निकलते हैं वो सब इनको देते हैं। मैं इस काम में विगत 5-6 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इको ब्रिक्स बना के रखती थी। एक दिन अनिल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग इको ब्रिक्स से ये ट्री गार्ड वगैरह की बनाते हैं, तो आप भी हमारे उसमें मदद करें। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं इनके साथ जुड़ गई, तो इनकी टीम के साथ जुड़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाई, इन्होंने 5 महीने में कर दिखाया। अब तक समिति 20 टन से अधिक प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कचरा एकत्रित कर चुकी है।
करीब 700 इको ब्रिक्स तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 240 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का सुरक्षित पुनर्चक्रण किया गया है। इसके अलावा 200 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक का उपयोग ट्री गार्ड जाली और डस्टबिन बनाने में किया गया है। अब योजना है कि इसी प्लास्टिक से प्लास्टिक लकड़ी, फेंसिंग पोल और पार्कों के लिए अन्य उपयोगी सामग्री भी तैयार की जाए। छोटी सी पहल के माध्यम से प्रयास करा, हमने लोगों को बताया, तो आज 300 से 350 परिवार हमारी समिति से जुड़े हुए हैं, जो पर डे कुछ दुकानदार हमें पॉलीथीन देते हैं, कुछ घर से हमें इको ब्रिक्स की बोतलें और पॉलीथीन मिलती है। तो इको ब्रिक्स ही इसका परमानेंट समाधान नहीं था, तो हमने इसको क्या करा, रिसाइकलिंग करने के लिए नगर पालिका से बातचीत करी, उसका भी थोड़ा बहुत सहयोग हमें मिला। तो उनकी मशीनरी के माध्यम से हमने उन पॉलीथीनों को क्रश करके, मेल्ट करके और जो है ट्री गार्ड जाली, तख्ती और डस्टबिन, इस प्रकार के प्रोडक्ट भी हमारी समिति द्वारा उनका निर्माण किया गया है। इस अनोखे अभियान की गूंज तब पूरे देश में सुनाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ब्यावरा की महिलाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बहनों ने किसी बदलाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर प्लास्टिक कचरा हटाने का संकल्प लिया और उसे शहर की सुंदरता का माध्यम बना दिया। यह सम्मान केवल समिति का नहीं, बल्कि पूरे राजगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आज ब्यावरा यह संदेश दे रहा है कि यदि समाज और प्रशासन साथ आए तो कचरा भी विकास की नई कहानी लिख सकता है। ब्यावरा की ये पहल साबित करती है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। जब आम नागरिक जिम्मेदारी उठाते हैं तो प्लास्टिक जैसा कचरा भी पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बन सकता है। यही जन भागीदारी, स्वच्छ भारत और हरित भारत की असली ताकत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से योगेश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम के गांव में कभी एक ऐसा पक्षी था जिसे लोग अशुभ मानते थे, जिसे पेड़ों पर बैठते ही उसे भगा दिया जाता था। यहाँ तक कि जिन पेड़ों पर वो अपने घोंसले बनाते थे, उन पेड़ों तक को काट दिया जाता था। लेकिन आज वही पक्षी असम की शान बन गया है और इसके पीछे एक पूरी आर्मी काम कर रही है। जी हाँ, ये है हजारों महिलाओं की आर्मी, जिसे नाम दिया गया है हरगिला आर्मी। असम में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी हरगिला प्रकृति का सफाई कर्मी माना जाता है। ये मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन विडंबना ये थी कि लंबे समय तक कई इलाकों में इसे अशुभ मान लिया गया था। लोग इस पक्षी को अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। उसके घोंसले वाले पेड़ों को भी काट दिया जाता था, जिससे हरगिला का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने इस समस्या को करीब से देखा। उन्होंने समझा कि असली चुनौती पक्षी नहीं, बल्कि लोगों के मन में बैठा अंधविश्वास है। बस यहीं से शुरू हुई बदलाव की एक अनोखी यात्रा। पूर्णिमा देवी बर्मन गांव-गांव पहुंची। उन्होंने लोगों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझाया कि हरगिला कोई अशुभ पक्षी नहीं, बल्कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रहरी है। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी और एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी। That when we are working for Hargila, जब हमने हरगिला पक्षी के संरक्षण का काम शुरू किया, तब हमें हर दिन एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता था। लोग हरगिला पक्षी को अशुभ मानते थे, लेकिन जब हम लोगों से मिले और उनको जागरूक किया, तब हमें एहसास हुआ कि सिर्फ हरगिला पक्षी ही नहीं, बल्कि कई अन्य वन्य जीवों और पौधों को भी अंधविश्वास के कारण गलत नजरिए से देखा जाता है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान पर विश्वास करें। प्रकृति का हर जीव और हर प्रजाति सुंदर है। कोई भी जीव अशुभ नहीं होता। आज हजारों महिलाएं हरगिला आर्मी से जुड़ी हैं,
जो इस दुर्लभ पक्षी की सुरक्षा कर रही हैं। ये महिलाएं घोंसलों की निगरानी करती हैं, घायल पक्षियों की देखभाल करती हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी करती हैं। जहां कभी हरगिला को भगाया जाता था, आज उसके आगमन का स्वागत किया जाता है। अब नवजात हरगिला पक्षियों के लिए बेबी शावर आयोजित किए जाते हैं और थिएटर समूह सारस की थीम पर आधारित नाटक प्रस्तुत करते हैं। स्वयं सेवकों द्वारा बनाई गई हरगिला कठपुतलियों को कलाकार गाते और नाचते समय पहनते हैं ताकि पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। मैं आप सभी को इस अभियान से जुड़ने का निमंत्रण देती हूँ। आइए हरगिला और हमारी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ अपने समाज से भी अंधविश्वास, नकारात्मक सोच और गलत धारणाओं को दूर करें। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी यह दुनिया सचमुच और भी सुंदर बन सकेगी। इस अभियान ने साबित कर दिया है कि जब समाज को सही जानकारी और वैज्ञानिक सोच से जोड़ा जाए तो वर्षों पुरानी गलत धारणाएं भी बदल सकती हैं। महिलाओं की इस पहल ने न सिर्फ एक दुर्लभ पक्षी को नया जीवन दिया है, बल्कि पूरे समाज को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में पूर्णिमा देवी बर्मन के इस प्रयास की सराहना की। अंधविश्वास से विश्वास तक, डर से संरक्षण तक और उपेक्षा से सम्मान तक का ये सफर बताता है कि बदलाव किसी एक व्यक्ति के संकल्प से भी शुरू हो सकता है। पूर्णिमा देवी बर्मन और हरगिला आर्मी ने ये साबित कर दिया है कि जब समाज और प्रकृति साथ चलते हैं तो भविष्य भी सुरक्षित होता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से मोमिता बिस्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने पूर्णिमा देवी बर्मन की ये हरगिला आर्मी। ये कहानी है महिलाओं की ताकत की, ये कहानी है प्रकृति के संरक्षण की, ये कहानी है प्रकृति के साथ मेलजोल बढ़ाने की। और सिर्फ इतना ही नहीं, असम के कामरूप में हरगिला स्कूल भी चल रहा है, जहां बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि कैसे वे प्रकृति के साथ जुड़ाव रखें। ये हैं असम के बच्चे, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ विद्यार्थी होने तक सीमित नहीं है। ये हैं हरगिला मित्र, जो अपने आसपास के पर्यावरण और एक दुर्लभ पक्षी की सुरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। असम में एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों को एक ऐसे पक्षी का दोस्त बनाया जा रहा है जिसे कभी अशुभ माना जाता था। आज यही पहल न केवल एक दुर्लभ पक्षी को बचा रही है, बल्कि समाज की सोच भी बदल रही है। हरगिला स्कूल एक अनोखी पहल है, जहां बच्चों को कक्षा में बैठकर केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उन्हें प्रकृति को समझना और उसकी रक्षा करना भी सिखाया जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं कि हर जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हरगिला, जिसे अंग्रेजी में ग्रेटर एडजुडेंट स्टार्क कहा जाता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ सारसों में से एक है। एक समय था जब असम के कई एक इलाकों में इसे अशुभ माना जाता था। लोग उन पेड़ों को भी काट देते थे जिन पर हरगिला अपने घोंसले बनाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हरगिला स्कूल में बच्चों को इस पक्षी के जीवन चक्र, पर्यावरण में उसकी भूमिका और जैव विविधता के महत्व के बारे में रोचक गतिविधियों के माध्यम से बताया जाता है। खेल खेल में दी जाने वाली ये शिक्षा बच्चों को प्रकृति का सच्चा संरक्षक बना रही है। स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता, कहानी कथन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियों के जरिए हरगिला संरक्षण का संदेश दिया जाता है। बच्चे अपने घर जाकर परिवार और पड़ोसियों को भी बताते हैं कि ये पक्षी अशुभ नहीं है, बल्कि प्रकृति का सफाई कर्मी है, जो मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि जिन गांवों में पहले हरगिला के घोंसले खतरे में रहते थे, वहीं आज लोग पेड़ों और घोंसलों की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। Currently there are 300
वर्तमान समय में हमारे स्कूल में 311 बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 102 बच्चे छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि बचपन से ही बच्चों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना भी है। हमारा विश्वास है कि जब एक बच्चा बदलता है तो उसके साथ पूरा समाज बदलने की शुरुआत होती है। हरगिला स्कूल का उद्देश्य ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विषय नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और जीवन का हिस्सा माने। इस अभियान को नई दिशा देने में प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ और हरगिला क्वीन के नाम से पहचान बनाने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन की अहम भूमिका रही है। उन्होंने स्थानीय महिलाओं, स्कूलों और समुदायों को जोड़कर हरगिला संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। आज हरगिला स्कूल के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो रही है और वे प्रकृति के संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से मोमिता विश्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अक्सर शादियों में ये बात होती है कि दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों को आखिर कितने महंगे उपहार मिले, लेकिन आज हम आपको एक अनोखी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये शादी हुई है महाराष्ट्र के नांदेड़ में और ये शादी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास इसलिए इसकी हर ओर चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ उपहार दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों ने सारे गाँव वासियों को दिया है। करीब 3,500 गाँव वासियों का उन्होंने सुरक्षा बीमा कराया है और वो भी पूरे 1 लाख का। शादी को अक्सर खुशियों और जश्न का प्रतीक माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक परिवार ने अपनी शादी को समाज के लिए प्रेरणा का माध्यम बना दिया। बहादुरपुरा गांव के पेटकर परिवार ने बेटे सिद्धेश्वर पेटकर के विवाह के अवसर पर ऐसा अनोखा कदम उठाया जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। परिवार ने शादी में महंगे तोहफों या दिखावे की बजाय गांव के लगभग 3,500 लोगों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ खुशी बांटना नहीं बल्कि ग्रामीणों को मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा देना था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड में इस पहल का उल्लेख करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि यदि खुशियां बांटनी है तो ऐसा काम किया जाए जो किसी जरूरतमंद परिवार के कठिन समय में सहारा बन सके। बहादुरपुरा गांव में बड़ी संख्या में लोग खेती और मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। खेतों में काम के दौरान सांप के काटने, जंगली जानवरों के हमला करने, बिजली गिरने और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं यहां आम हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पेटकर परिवार ने गांव वासियों की सुरक्षा को अपनी शादी का सबसे बड़ा उपहार बनाने का फैसला किया। दूल्हे सिद्धेश्वर पेटकर ने बताया कि गांव के अधिकांश लोग किसान और मजदूर हैं। दुर्घटनाओं के कारण कई परिवार अचानक आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इस वजह से पूरे गांव का दुर्घटना बीमा कराने का विचार आया ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। माझे बंधु विमा प्रतिनिधि है। हमारे गांव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर हैं। रोजी रोटी के लिए उन्हें खेतों और जंगलों में काम करना पड़ता है। जहां कभी सांप के काटने का खतरा होता है तो कभी जंगली जानवरों के हमले का। ऐसी घटनाएं यहां अक्सर होती रहती हैं। मैंने सोचा कि अगर शादी जैसे शुभ अवसर पर अपने गांव के लोगों को कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जो मुश्किल समय में उनके परिवार का सहारा बन सके तो इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ हमने पूरे गाँव का बीमा कराने का फैसला लिया। परिवार के सदस्य अनूप पेटकर के अनुसार ये पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस बीमा में सांप के काटने, बिजली गिरने, जंगली जानवरों के हमला करने, सड़क हादसों और रोजमर्रा के काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं जैसी स्थितियां भी शामिल हैं। हम चाहते थे कि हमारी शादी सिर्फ हमारे परिवारों की खुशियों तक सीमित न रहे बल्कि पूरे गांव के लिए एक यादगार तोहफा बने। जब यह फैसला लिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि किसी की जिंदगी में सुरक्षा और भरोसा देना सबसे बड़ा उपहार है।
कंधार तहसील के बहादुरपुरा गांव की मतदाता सूची में 3600 से अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं। परिवार का कहना है कि सूची में शामिल लगभग सभी लोगों को इस बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। ये पहल इस बात का उदाहरण है कि खुशियां केवल समारोहों से नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए सार्थक कार्यों से भी बांटी जा सकती हैं। नांदेड़ के पेटकर परिवार ने अपनी शादी को यादगार बनाने के साथ साथ पूरे गांव को सुरक्षा का ऐसा उपहार दिया है जो आने वाले वर्षों तक प्रेरणा देता रहेगा। ये कहानी बताती है कि असली खुशी वही है जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे समाज के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये अच्छी खबरें, यहाँ हर कहानी अपने आप में कुछ खास है। ये कहानियाँ बताती हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, हौसला है, जुनून है तो असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के हौसले और जज्बे की इन कहानियों का जब मन की बात के मंच से जिक्र करते हैं तो लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, देश और समाज के लिए कुछ करने की भावना और ज़्यादा जागृत होती है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।